सीताराम गांव में आलू टिक्की और गोलगप्पे बेचता था। उसके आलू टिक्की और गोलगप्पे दूर दूर तक मशहूर थे। आइए आइए, गरम गरम आलू टिक्की और ठंडे ठंडे गोलगप्पों का मजा लीजिए। आइए आइए। सीताराम के 2 बेटे थे, मालू और चमन। मालू जहां मेहनती और ईमानदार था, वहीं चमन आलसी और चालाक था। मालू और चमन बाजार चले जाओ, आलू की बोरी और बतासे खरीद कर ले आना। पिताजी, आज मेरा पेट ठीक नहीं है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मालू, तू बाजार जा और सामान खरीद कर ले आ। कुछ साल के बाद जब सीताराम बूढ़ा और बीमार रहने लगा, तो कारोबार के बंटवारे की बात आई और उन्होंने आलू टिक्की का कारोबार मालू को सौंप दिया और गोलगप्पे का कारोबार चमन को सौंप दिया। मालू और चमन, तुम दोनों ही मेरे लिए एक जैसे हो, इसीलिए मैंने कारोबार के बंटवारे में कोई भेदभाव नहीं किया है। तुम दोनों अपना अपना कारोबार खूब मन लगा कर करना। मेरी इच्छा है मेरे बच्चों कि मैं तुम दोनों की शादी एक ही साथ एक मंडप में करूं। जो आपका हुक्म बाबा। दोनों बेटों मालू और चमन की शादी तय कर दी गई। मालू की बहू का नाम पुष्पा था और चमन की बहू का नाम विमला। मालू ने अपने आलू टिक्की की दुकान संभालना शुरू कर दी। उधर चमन घर पर आराम करता या दोस्तों से गप्पे लड़ाता और उसकी पत्नी गोलगप्पे की दुकान संभालती। आलसी चमन भले ही दुकान पर काम ना करता हो, लेकिन दूसरों की जमीन जायदाद हड़पने में उसका दिमाग बहुत तेज चलता था। चमन मालू का कारोबार हड़पने के बारे में सोचने लगा। इस मामले में उसकी पत्नी ने भी उसका साथ दिया। किसी तरह मालू की आलू टिक्की का धंधा हमारे हाथ लग जाए तो मजा ही आ जाए। बैठे बैठे दिमाग ही चलाते रहोगे या कुछ करोगे भी? चमन को मालूम था कि मालू हर रोज सुबह आलू की बोरी लेने मोटरसाइकिल से बाजार जाता है। चमन ने एक रात चुपचाप मोटरसाइकिल के ब्रेक्स फेल कर दिए। अगले दिन मालू तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा था, ब्रेक्स नहीं लगे और उसका एक्सीडेंट हो गया। इसी समय चमन ने मालू की दुकान को अपने कब्जे में ले लिया। मालू की पत्नी पुष्पा हॉस्पिटल में व्यस्त रहने लगी। वो कोर्ट कचहरी के चक्कर कहाँ से लगाती। पुष्पा ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, आप एक बार चमन भाई साहब से कह दीजिए कि वे हमारी दुकान छोड़ दें। मैं हॉस्पिटल में अपने पति को संभालूं या चमन भाई साहब पर केस ठोककर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाऊं। इनके इलाज के लिए डॉक्टर ने 1 लाख रुपए मांगे हैं। मैं उनका इंतजाम नहीं कर पा रही हूँ। चमन मेरी एक नहीं सुनता बेटी। मैंने उसको बहुत समझाया, मगर वो मेरे हाथ से निकल चुका है। लेकिन उसे अपने बुरे कामों का नतीजा कभी न कभी जरूर मिलेगा। तो पिताजी, मैं तो इस तरह सड़क पर आ जाऊंगी। आज चमन भाई साहब ने हमारी दुकान छीनी है, कल वो हमारा घर भी छीन लेंगे। दरवाजा बंद करो बहू, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ। बहू ने दरवाजा बंद किया। तब सीताराम ने उससे कहा, मेरे पास एक 5 बीघे की जमीन है। ये जमीन मैंने इस समय के लिए ही बचा कर रखा था। मैंने अपनी वसीयत में वो 5 बीघा जमीन तुम्हारे नाम कर दी है। तुम चाहो तो वहीं अपनी झोपड़ी डालकर रह सकती हो। सीताराम ने बहू को जमीन का पता बता दिया। ये एक गोभी का खेत था। चमन को कुछ पता न लगे, इसलिए पुष्पा चुपचाप कुछ सामान लेकर जमीन पर चली गई। पुष्पा बहुत मेहनत से गोभी की फसल उगाने लगी और बाकी समय हॉस्पिटल में जाकर अपने पति की सेवा करती। वैसे तो पुष्पा के खेत की गोभी शहर के मंडी में जाती थी और फिर लोगों के पास जाती थी, लेकिन धीरे धीरे शहर से लोग सीधे गोभी लेने पुष्पा के पास आने लगे। बहन जी, आपके खेत की गोभी तो बहुत ही जायकेदार बनती है। मुझे 5 किलो गोभी दे दीजिए। 10 किलो गोभी मुझे भी चाहिए और 10 किलो कल लेने आऊँगा, तैयार रखिएगा। शहर से लोग आने की वजह से पुष्पा की अच्छी कमाई होने लगी। अगर ऐसे ही कमाई होती रही तो मैं 1 लाख रुपए इकट्ठे कर लूंगी और मेरे पति का इलाज हो जाएगा।
एक दिन पुष्पा जब सुबह सुबह अपने खेत पर गई तो वहाँ एक विशाल शैतान मौजूद था। मैं चांद पर से आया हूँ। सुना है तुम्हारी गोभी बहुत जायकेदार होती है। तुम मुझे और मेरे भाइयों को गोभी बनाकर खिलाओ। मेरे पास तुम्हें गोभी बनाकर खिलाने का वक्त नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। मैंने जो हुक्म दिया उसे पूरा करना होता है। शैतान ने पुष्पा के खेत की 10 किलो गोभी और उसे उठाकर चंद्रमा पर लेकर चला गया। पुष्पा ने देखा चंद्रमा पर और भी शैतान मौजूद हैं। जल्दी से गोभी की सब्जी और पूड़ियाँ बनाओ। जितनी जल्दी अपना काम खत्म कर लोगी उतनी जल्दी मैं तुम्हें धरती पर छोड़ आऊंगा। तुम समझते क्यों नहीं? पृथ्वी पर मेरे पति बीमार हैं। ज्यादा बकवास मत करो, जल्दी से मेरा हुक्म मानो। पुष्पा ने मजबूरी में गोभी की सब्जी और पूरियां तैयार की। राक्षसों ने खूब जमकर खाया। वाह बेटी पुष्पा, मजा आ गया। तेरी गोभी वाकई बहुत ही जायकेदार है। हम राक्षस लोग मिलकर तुझे कुछ देना चाहते हैं। शैतानों ने पुष्पा को एक जादुई दीवार और चांद पर जमीन का एक टुकड़ा दिया। इस दीवार में घुसकर तुम चांद पर जा सकती हो। चांद पर हमने तुम्हें जमीन दी है, तुम उस जमीन पर खेती कर सकती हो। हमारे पास ढेर सारा सोना भी है, तुम चाहो तो सोना ले जा सकती हो। पुष्पा ने सोना लेने से इनकार कर दिया। मैं सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई खाती हूँ। शैतान पुष्पा की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुए। शैतान द्वारा दिए गए दीवार का प्रयोग करके पुष्पा अपने घर लौट आई। घर आकर उसे पता लगा कि चमन ने भी उसके गोभी के जमीन पर कब्जा कर लिया है। तुझे क्या लगता था पुष्पा कि तू खेत को मुझसे छुपा लेगी? मेरे कान बहुत दूर की सुन लेते हैं। जब गोभी का खेत भी छिन गया तब पुष्पा निराश नहीं हुई और ना ही कोर्ट कचहरी गई, क्योंकि उसके पास चांद पर खेत था। पुष्पा जादुई दीवार से रोजाना चांद पर जाती और जमीन में गोभी उगाती और बहुत जल्द ही 1 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए और अपने पति मालू का इलाज करा लिया। लेकिन चमन को किसी प्रकार पुष्पा की जादुई दीवार और चांद पर खेत के बारे में पता चल गया। चांद पर खेती? मैं भी चांद पर जरूर जाऊंगा और ढेर सारी खेती करके खूब सारे पैसे कमाऊंगा। एक रात जब पुष्पा के घर पर सब लोग सो रहे थे तो चमन उसके घर में घुस गया और जादुई दीवार से चांद पर पहुंच गया। उस समय सारे शैतान सो रहे थे और शैतानों के पास ढेर सारा सोना पड़ा हुआ था। सोने को देखकर चमन के मन में लालच आ गया। उसने बोरियों में सोना भरा और ले जाने लगा। लेकिन तभी राक्षसों का सरदार जाग गया। अरे भाइयों उठो, ये आदमी हमारा सोना चुराने आया है। मुझे माफ कर दो, मैं ये सोना यहीं पर रख देता हूँ। तुझे माफी नहीं मिलेगी। तूने पुष्पा पर खूब जुल्म ढाए हैं। मैं तुझे कुत्ता बना दूंगा। राक्षसों ने चमन को एक कुत्ता बना दिया और पृथ्वी पर छोड़ दिया। चमन जब कुत्ते के रूप में अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे डंडा मारकर घर से बाहर भगा दिया। आनंदपुर गांव में एक ही होटल था, लाला का होटल। इस होटल में मुन्ना और बंसी दोनों काम किया करते थे। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। बंसी खाना बनाता था और मुन्ना वेटर। बंसी भाई, आज मैं घर से कुछ खाना नहीं लाया हूँ। तो फिक्र मत कर मुन्ना, मैं दूसरे ऑर्डर में यहीं तेरे लिए बना लूंगा। ठीक है भाई, पर ख्याल रखना लाला का तवज्जो है तुम्हारे ऊपर। आज तक लाला कभी पकड़ पाया है क्या हमें, जो आज पकड़ेगा? दोनों अपना अपना काम बखूबी से करने लगे। बंसी ने अगले ऑर्डर में साथ साथ मुन्ना का खाना भी बना लिया और उसे पैक करके अपने खाने के डिब्बे के साथ रख दिया। और दोपहर के वक्त जब खाने का वक्त हुआ तो दोनों डिब्बा लेकर होटल के सामने वाले पेड़ के नीचे बैठ गए। दोनों रोजाना उसी पेड़ के नीचे खाने के लिए बैठा करते थे। अरे बंसी भाई, आज क्या लाए हो मेरे लिए? तेरी पसंद के छोले और पराठे। वाह वाह, आपके हाथों के छोले और पराठे तो कमाल के होते हैं। लाइए दीजिए, भूख लगी है। हाँ हाँ खा ले, तेरे लिए ही तो बनाए हैं।
मुन्ना और बंसी पेट भर जाने तक खाना खाते हैं। लाला जी से तनख्वाह बढ़ाने की बात करनी है। अब इस तनख्वाह में घर चलाना मुश्किल हो रहा है। मुझे भी। मेरी अम्मी तो कब से बोल रही है कि छोड़ दे ये नौकरी। चल ठीक है, फिर आज लाला जी से बात कर ही लेते हैं। दोनों मिलकर लाला के पास जाते हैं। लाला जी, अब इस तनख्वाह में घर चलाना मुश्किल हो रहा है। आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरी तनख्वाह बढ़ा दें और इनकी भी। तुम दोनों तनख्वाह बढ़ाने की बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि मैं करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ। यहाँ रोज का मुनाफा कम होता जा रहा है। कहाँ से बढ़ाऊं तुम्हारी तनख्वाह? जो तनख्वाह मिल रही है उसमें काम करना है तो करो, वरना कोई और नौकरी कर लो। लाला जी की बात सुनकर मुन्ना और बंसी दोनों उदास हो जाते हैं। शाम को जब दोनों काम से फारिग हुए तब बंसी ने कहा, अब मुझे कोई और नौकरी तलाश करनी होगी, पर अपने गांव में और होटल है कहाँ? दूसरी नौकरी के लिए आपको गांव से बाहर जाना होगा। पर परिवार के बारे में भी तो सोचना होगा ना। मैं बहुत समय से सोच रहा हूँ कि अपना खुद का होटल खोलूं। अगर आप मेरा साथ दें तो हम दोनों अपना खुद का होटल खोल सकते हैं। फिर हमें किसी के पास काम करने की कोई जरूरत नहीं। पर होटल खोलने के लिए होटल किराए पर लेना होगा। इतने पैसे हमारे पास कहाँ से आएंगे? इसका भी बंदोबस्त है मेरे पास। मुन्ना बंसी को गांव की सरहद से बाहर ले जाता है। वहाँ मैदान में एक प्लेन होता है जो बड़ी ही बुरी हालत में होता है। कुछ पुर्जे तो प्लेन के थे पर कुछ गायब हो चुके थे। गांव के बच्चे ज्यादातर इस प्लेन के आसपास खेला करते थे। ये हमारा होटल बन सकता है। ये इस जगह का ना हमें किराया देना होगा ना कुछ और। हमें बस इस कबाड़ की मरम्मत करने की जरूरत है। मैं ये पिछले 1 महीने से सोच रहा हूँ। इसकी मरम्मत करने में ज्यादा कुछ नहीं होगा बंसी भाई। वैसे आइडिया तेरा बुरा नहीं है। हमारे क्या, यहाँ दूर दूर तक किसी के पास एरोप्लेन होटल नहीं है। बिल्कुल। तो हम दोनों कल से ही अपना काम शुरू कर देते हैं। ये हुई ना बात। अब हम खुद के मालिक हैं और जो मुनाफा होगा हम आधा आधा बांट लेंगे। अपना खुद का होटल होगा, इस बात से वो दोनों बड़े ही खुश थे। उन्हें अब किसी के यहाँ नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं होगी। दोनों ने मिलकर उस प्लेन की साफ सफाई शुरू कर दी। बस कुछ ही वक्त के बाद एरोप्लेन चमकने लगा। प्लेन के अंदर पहले से कुर्सियाँ मौजूद थीं। दोनों ने मिलकर प्लेन के अंदर कुछ टेबल्स लगा दिए। दोनों मिलकर अगले दिन भी यही काम कर रहे थे। आज दोनों ने मिलकर इस प्लेन के अंदर एक छोटा सा किचन बनाया। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उनका प्लेन का होटल तैयार हो चुका था। हम कल से ही शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, और मैं आज ही गांव में ऐलान करवा देता हूँ। इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है। एरोप्लेन होटल कोई मामूली चीज थोड़ी है बंसी भाई। हाँ, इसी बहाने खरीदार भी आएंगे। शाम के वक्त मुन्ना एक भोंपू लेकर ऐलान करने के लिए चौराहे पर खड़ा था। सुनो सुनो सुनो, हमारे गांव में पहली बार ऐसा होटल जो अगल बगल किसी गांव में नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल मुनसरीर और कमाल का होटल, एरोप्लेन होटल। कल गांव के बाहर एरोप्लेन होटल का मुहूर्त है। सारे गांव वालों का इनविटेशन है कि वो हमारे इस कमाल के होटल में तशरीफ लाएं। एरोप्लेन होटल? ऐसा होटल तो कभी नहीं सुना। कल जाकर देख ही लेते हैं। गांव वालों के लिए तो प्लेन ही अपने आप में एक बड़ी खबर थी। एरोप्लेन होटल के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकते थे। अगले रोज सुबह सुबह बंसी ने ढेर सारे समोसे तैयार किए। इतने सारे समोसे क्यों? क्योंकि हमारे इस होटल को देखने के लिए पूरा गांव आएगा। ओह, मुन्ना की बात बस खत्म ही हुई थी कि गांव वालों ने वहां आना शुरू कर दिया। जा सबको समोसे बांट। मुन्ना ने समोसे लिए और जो लोग प्लेन देखने आए थे उन्हें खिलाने लगा। गांव वाले इस तरह का होटल देखकर बड़े ही खुश थे। आज तो मैं एरोप्लेन होटल में ही खाना खाऊंगा। अरे मुन्ना बेटा, मेरे लिए छोले भटूरे ले आ। अभी लाया काका। गांव वाले पहली मर्तबा एरोप्लेन होटल में बैठे थे और हर कोई अपना ऑर्डर जल्दी जल्दी दे रहा था। कुछ ही दिनों में बंसी और मुन्ना का होटल बड़ा ही मशहूर हो गया। होटल के बाहर काफी लोग खड़े थे। अब हर रोज यही हाल रहता था। होटल के बाहर काफी लोग जमा हो जाते थे। हम पास वाले गांव से यहाँ आए हैं। अरे हमारा गांव तो यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है।
पहली मर्तबा हम प्लेन में बैठेंगे। सिर्फ प्लेन नहीं, एरोप्लेन होटल। मुन्ना और बंसी गांव वालों को संभालने की मशक्कत कर रहे थे। उन्होंने कुछ और लोगों को भी अपने यहाँ नौकरी दे दी। दोनों का एरोप्लेन का होटल का आइडिया अच्छी तरह काम कर गया। दिन ब दिन वो तरक्की करते जा रहे थे। रोजाना इतने ग्राहक आने लगे कि उनके पास सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी, पर दोनों बड़े ही खुश थे। सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। बेहतर हुआ कि लाला की नौकरी छोड़कर हमने खुद का होटल खोल लिया, वरना ये सब नहीं होता। हाँ, जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है। अपने होटल की कामयाबी से मुन्ना और बंसी ने खूब पैसे कमाए। बंसी ने पुराने घर को बड़ा बनवाया और मुन्ना ने एक नया घर खरीद लिया। पहले वो दोनों एक होटल में नौकर थे, अब उनका खुद का अपना होटल है जहाँ कई लोग काम करते हैं। कौन सोच सकता है कि ये भी हो सकता है। मुन्ना का आइडिया उसकी कामयाबी का राज था। मुन्ना ने कुछ अलग सोचा, एरोप्लेन होटल, जिससे उन दोनों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। हमारे देश में जिस तरह से 4 धाम मशहूर हैं, उसी तरह से श्रीखंड गांव अपने यहाँ की खूबसूरत पहाड़ियों और श्रीखंड देवता के लिए मशहूर है। दूर दूर से लोग श्रीखंड देवता के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। इसी तरह एक दिन रॉबर्ट डिसोजा यहाँ घूमने के लिए आता है। अरे वाह, मैंने तो इस गांव के बारे में जितना सुना था, यह तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। इसीलिए लोग यहाँ आने को बेताब रहते हैं। मन तो कर रहा है इस गांव में अपना एक घर बनाऊं। रॉबर्ट गांव के चारों तरफ पहाड़ियों को देखने के लिए निकल पड़ता है, जहां पहुंचकर उसे बेहद अच्छा महसूस होता है। अरे वाह, इतनी खूबसूरत पहाड़ियाँ मैंने तो ख्वाबों में भी नहीं देखी है। आज तो बहुत घूम लिया, मजा भी बहुत आया, लेकिन अब बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर जल्दी से खाना नहीं मिला तो चक्कर ही आ जाएंगे। है ऊपर वाले, कहीं आसपास लजीज खाना मिल जाए तो मजा आ जाए। रॉबर्ट खाने की तलाश में निकल पड़ता है। रॉबर्ट को एक ढाबा नजर आता है। लगता है पहाड़ी रेस्टोरेंट है, जाकर देखना है, कुछ ना कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा। रॉबर्ट ढाबे के अंदर जाता है। क्या कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत कुछ मिलेगा। क्या चाहिए आपको? यहाँ पर क्या अच्छा मिलता है? यहाँ पर तो सब कुछ अच्छा ही मिलता है। आप हमें एक बार खुशामदी करने का मौका तो दीजिए। ठीक है, 2 आलू पराठे लेकर आओ। रॉबर्ट टेबल पर बैठ जाता है। कुछ वक्त में शिव प्रसाद रॉबर्ट के लिए आलू का पराठा बनाकर देता है। देखते ही देखते ढाबे में बहुत सारे लोगों की भीड़ लग जाती है। यहाँ तो ग्राहकों की भीड़ लग गई। लगता है इस गांव में कोई दूसरा रेस्टोरेंट नहीं है। अगर मैं यहाँ अपना एक रेस्टोरेंट खोल दूँ तो बहुत पैसे कमा सकता हूँ। रॉबर्ट जल्दी से अपने पराठे खत्म करके और शिव प्रसाद को पैसे देकर यहाँ से सीधे शहर के लिए निकलता है और वहाँ से कर्जा लेकर यहाँ पर एक रेस्टोरेंट बना देता है। आ जाओ, नया रेस्टोरेंट खुला है। बहुत से लोग रॉबर्ट के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आते हैं, पर उनको यहाँ का खाना कुछ खास पसंद नहीं आता और वो लोग खाना खाने के लिए शिव प्रसाद के ढाबे पर जाते हैं। ये देखकर रॉबर्ट को बहुत गुस्सा आता है। वो शिव प्रसाद के पास जाता है। देखो, इस गांव में मैंने एक नया रेस्टोरेंट खोला है। बहुत खूब भाई साहब, तुम्हारे इस रेस्टोरेंट की वजह से लोग मेरे रेस्टोरेंट में नहीं आ रहे हैं, पर इसमें मेरी क्या गलती है? अपना ये ढाबा बंद कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। देखिए भाई साहब, ये हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ रेस्टोरेंट है, इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। अगर इसको बंद कर दूंगा तो हम भूखे मर जाएंगे। शिव प्रसाद की बातें सुनकर रॉबर्ट गुस्से में वहाँ से चला जाता है और अपने मन में सोचता है, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। अब इसको कुछ अच्छा सा सबक सिखाना पड़ेगा। वो शिव प्रसाद के ढाबे को तोड़ देता है और जेसीबी से उसको पहाड़ी के पीछे फेंक देता है। अब आएगा मजा। जब बांसुरी नहीं रहा तो बांसुरी कहाँ से बचेगी। अब मेरा रेस्टोरेंट अच्छे से चलेगा और मैं बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। रॉबर्ट बेहद खुश था। उसे लग रहा था कि ढाबा टूट जाने से
सभी लोग उसी के रेस्टोरेंट में खाना खाने आएंगे। पर उसे ये नहीं पता था कि उसकी ये चाल उस पर ही उल्टी पड़ने वाली है। अगली सुबह जब शिव प्रसाद ढाबे वाली जगह पर पहुंचता है तो देखता है कि ढाबा वहाँ पर नहीं है। अरे मेरा ढाबा कहाँ चला गया? मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। शिव प्रसाद इधर उधर ढाबे को ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते पहाड़ी पर पहुंच जाता है जहां पर उसका ढाबा टूटा हुआ पड़ा है। वो उसको देखकर जोर जोर से रोने लगता है। ये मेरे पूर्वजों की निशानी थी, ये कैसे हो गया? दूसरी ओर श्रीखंड भगवान एक फकीर बाबा का रूप लेकर यहाँ घूमने के लिए आते हैं। वो सबसे पहले रेस्टोरेंट में जाते हैं। बहुत भूख लगी है बेटा, कई दिनों से खाना नहीं खाया, कुछ खाने के लिए दे दो। फकीर बाबा की हालत बहुत खराब है। उनके कपड़े फटे हुए हैं और उनके पैरों में चप्पल भी नहीं है। भिखारी बुड्ढे, यहाँ अंदर कैसे घुस गया तू? निकल जा यहाँ से। बेटा ऐसा मत बोलो, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिलाओगे तो आपका भला होगा। अबे बुड्ढे, ये रेस्टोरेंट अमीरों के लिए है, तुम जैसे भिखारी के लिए नहीं है। चल निकल जा यहाँ से। रॉबर्ट फकीर बाबा को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता है। फकीर बाबा पैदल चलते हुए पहाड़ी की ओर जाते हैं जहाँ शिव प्रसाद ढाबे के सामने बैठकर रो रहा है। कुछ खाने के लिए दे दो बेटा, बहुत दिनों से भूखा हूँ। बाबा मेरे पास आपके खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटा मैं तो एक भूखा साधु हूँ, प्यार से बासी खाने भी खिलाओगे तो वो भी खा लूँगा। मेरा सारा खाना खराब हो चुका है, ये देखिए खाना बनाने का सारा सामान जमीन पे बिखरा हुआ है। फकीर बाबा देखते हैं कि ढाबे के अंदर का रखा हुआ सारा राशन जमीन पर चारों ओर बिखरा पड़ा है। बेटा अगर तुम चाहो तो इसे ही बटोर कर इस गरीब का पेट भर सकते हो। ठीक है बाबा। शिव प्रसाद जमीन पर बिखरा हुआ राशन समेटता है। वो फकीर बाबा को खाना खिलाता है जिससे फकीर बाबा की भूख मिट जाती है। तुमने एक भूखे बाबा को खाना खिलाया है, उसकी भूख मिटाई है, ऊपर वाला तुम्हारा सब दुख दर्द दूर कर देगा। फकीर बाबा की दुआ पूरी होने पर ढाबे के चारों तरफ एक बहुत बड़ा इंद्रधनुष बन जाता है। ईश्वर तो मुझसे नाराज है बाबा, देखिए ना मेरे ढाबे का क्या हाल हो गया है। शिव प्रसाद पीछे अपने ढाबे की ओर देखता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि ढाबा पूरी तरह से इंद्रधनुष से ढक गया है और बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये तो चमत्कार हो गया। लगता है ईश्वर तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, पर ये इंद्रधनुष तो कुछ ही देर में गायब हो जाएगा। क्या श्रीखंड भगवान इस जगह से गायब हो गए हैं? नहीं, वो हमेशा से यहीं है और हमेशा यहीं रहेंगे। अगर श्रीखंड भगवान हमेशा से यहीं है तो उनका आशीर्वाद और ये इंद्रधनुष तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहेगा। इतना कहकर फकीर बाबा वहाँ से जाने लगते हैं। शिव प्रसाद उन्हें जाते हुए देखता है। जब वो शिव प्रसाद की आंखों से ओझल हो जाते हैं तो शिव प्रसाद पीछे मुड़ के देखता है तो इंद्रधनुष अब और भी बड़ा हो गया है और अब उसका ढाबा इंद्रधनुष के ऊपर अच्छे से सज गया है। इंद्रधनुष ढाबे पर पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां बन गई हैं। शिव प्रसाद उन सीढ़ियों से अपने ढाबे पर जाता है और देखता है कि ढाबे की हालत पूरी तरह से बदल गई है। ढाबा अंदर से चमकदार हो गया है। हे श्रीखंड महाराज, आपकी जय हो। जैसे ही लोगों को इस इंद्रधनुष वाले ढाबे के बारे में पता चलता है, रॉबर्ट के सारे ग्राहक उसके रेस्टोरेंट का खाना छोड़कर इस ढाबे की तरफ चले आते हैं। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, उसको फिर से सबक सिखाना पड़ेगा। रॉबर्ट जेसीबी मशीन लेकर ढाबा तोड़ने के लिए जाता है, पर जैसे ही उसकी मशीन पहाड़ी पर पहुंचती है, वो फिसलन की वजह से पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। ये क्या हो गया? इस तरह से तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ग्राहक न आने की वजह से
रॉबर्ट का रेस्टोरेंट बंद हो जाता है। रॉबर्ट की हालत देखकर शिव प्रसाद को उस पर रहम आ जाता है और वो रॉबर्ट को अपने इंद्रधनुष ढाबे पर काम पर रख लेता है। अब रॉबर्ट को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए अब वो भी शिव प्रसाद से माफी मांगता है और मन लगा के काम करके धीरे धीरे अपना कर्जा उतारने लगता है। इंद्रधनुष ढाबा पूरे श्रीखंड में मशहूर हो जाता है।